हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं बच्चे? आप लोग अच्छे हैं? चलिए, बहुत सुंदर। अच्छे हैं तो बहुत अच्छा। कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है, गुड। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टॉपिक जो पूरे 11th के अकाउंट्स में सबसे इजी टॉपिक है, प्लस लाइफ में हम हर जगह इसको बनाते हैं। कोई भी संस्थान हो, वो अपने कैश का हिसाब किताब हर कोई रखता है। हम एज एन इंडिविजुअल भी हम रखते हैं कि हमारे पास मंथ के शुरुआत में कितना कैश था, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, अब अपने पास कितना बचा है। और इस कैश का हिसाब रखने के लिए हम एक बुक बनाते हैं। उस बुक का नाम है कैश बुक। उस बुक का नाम है कैश बुक। कैश बुक एक ऐसा बुक होता है जो रिकॉर्ड करता है ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स। कहाँ कहाँ से पैसा आया इसका हिसाब किताब रखता है, कहाँ कहाँ पैसा गया है इसका हिसाब किताब रखता है जो बुक। उस बुक का नाम है कैश बुक। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि चाहे आपने कोई भी इससे प्रीवियस चैप्टर्स आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, समझ में सबको आएगा। कोई एक नया स्टूडेंट्स भी अगर आज के क्लास में है, उसको भी समझ में आएगा कैश बुक। बहुत ही इजी टॉपिक है। और जब हम समझा देंगे आपको, तो इसलिए दिल से एक लाइक पहले ही कर दीजिए, दमदार लाइक, अपना प्यार दीजिए इस चैनल पे, जिससे कि हम दुगुने उत्साह के साथ आज की क्लास में आपको समझा सके। चलिए, डन, ओके। कैश बुक के बारे में हम डिटेल देखते हैं, कैश बुक क्या होता है और आज की क्लास में कैश बुक से रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो बच्चे, आज के क्लास में जो कैश बुक से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसको मैंने बता दिया आपको क्या क्या डिस्कस करेंगे। जैसे आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा फीचर्स ऑफ कैश बुक, एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग अ कैश बुक। अगर हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तो इसके क्या एडवांटेज है, टाइप्स ऑफ कैश बुक एंड सिंगल कॉलम कैश बुक। ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम फीचर्स के माध्यम से कैश बुक के बारे में पूरे डिटेल को समझेंगे कि कैश बुक क्या होता है, कैश बुक के फीचर्स क्या क्या होते हैं, पूरे डिटेल में समझते हैं। चलिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी लिखते रहिएगा। सबसे पहले है कि ओनली कैश बुक का फीचर्स, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बच्चे, कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन इट। देखो, अगर कैश बुक जो होता है, अगर कैश बुक सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक जो है बच्चे, ये केवल कैश की रिकॉर्डिंग करता है, बैंक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं करता है। लेकिन अगर वहीं पे डबल कॉलम कैश बुक होगा, डबल कॉलम कैश बुक होगा, तो डबल कॉलम कैश बुक कैश एंड बैंक दोनों ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेगा। देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक है तो केवल कैश की रिकॉर्डिंग करेगा, वहीं पे डबल कॉलम कैश बुक रहेगा तो कैश और बैंक दोनों की रिकॉर्डिंग करेगा। तो पहला जो सेंटेंस है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये सिंगल कॉलम की बात करता है कि ये बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। फिर हमने कहा बैंक ट्रांजैक्शन कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड, तो बैंक ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड होगा, डबल कॉलम में। तो डबल कॉलम कैश और बैंक दोनों की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिसिप्ट्स ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। देखो, अगर पैसा आएगा तो वो रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सवाल होगा सर डेबिट साइड क्या होगा? जैसे मान लो मैं ये लिख रहा हूं, तो लिखने के दौरान ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा ये डेबिट साइड होगा और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगा। तो इस डेबिट साइड में रिसिप्ट रिकॉर्ड होगा। कोई भी पैसा आएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा और कोई भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। तो रिसिप्ट ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। अगर कैश का रिसिप्ट होगा, पैसा आएगा तो डेबिट में और जाएगा तो क्रेडिट में। इट इज यूजुअली बैलेंस्ड डेली और
पीरियडिकल बेसिस मतलब कि टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। मतलब बच्चे कैश बुक को हम लोग जो बैलेंस करते हैं, लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं कि टोटल रिसिप्ट कितना आया, टोटल पेमेंट कितना हुआ, अब अपने पास कितना कैश बचा है, ये जो बैलेंसिंग करते हैं या तो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे करते हैं। अगर मैं जनरली अगर अपने क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मंथ के एंड में बैलेंस करेंगे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बिजनेस में आप चाहो तो अपना कैश का हिसाब किताब के लिए डेली बैलेंस कर सकते हो या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे कर सकते हो। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डेट वाइज। बच्चे कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ये डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट लाइक लेजर, लेजर की तरह द वर्ड टू एंड बाय आर यूज्ड इन कैश बुक। कैश बुक में हम लोग टू और बाय का यूज करते हैं। डेबिट साइड में कुछ भी लिखेंगे तो उसमें टू लगा के और क्रेडिट में कुछ भी लिखिएगा तो बाय लगा के। इट इज यूजुअली बैलेंस डेली और पीरियडिकल बेसिस टू नो, ये पॉइंट रिपीट कर गया है, टू नो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये पॉइंट रिपीट कर गया, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओके, ये डबल है, एक ही बार रिकॉर्ड करिए। ओके, ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। डन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक। कैश बुक मेंटेन करेंगे तो इसका क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा कैश बुक मेंटेन करने से। तो देखिए कैश बुक मेंटेन करने क्या क्या एडवांटेज है। फर्स्ट वन इज कैश बुक इज अ जर्नल। कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर। कैश बुक बच्चे जर्नल भी है और लेजर भी है। व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन्ड नो सेपरेट कैश अकाउंट इज ओपनड इन लेजर। बच्चे जब हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश अकाउंट का हम लोग लेजर में कैश अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। हेंस इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड देन पोस्टिंग देम इनटू लेजर। मतलब इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है कि अगर हम कैश बुक बना लेते हैं तो कैश बुक बनाने से क्या होता है कि हमें अलग से लेजर में कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं पड़ता है और इससे हमारा टाइम सेव होता है। नेक्स्ट है since cash account is not open in ledger it prevents the size of ledger from the becoming too voluminous। मतलब कि अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो हमारा लेजर का साइज काफी बल्कि ना हो जाए, बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इससे हमें टाइम सेव होता है। बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। It enables the businessman to know balance of cash in hand and cash at bank at any point of time without waiting the posting from the journal। मतलब कि इससे क्या होता है, बिजनेसमैन को टाइम सेव होता है कि हमारा कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है, और मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, टाइम हमारा सेव होता है। It gives information about daily receipts। It gives information about daily receipt, डेली कितना पैसा आ रहा है, payments and closing cash and bank balance at the end of each day। The cash balance as shown in cash book must be equal to actual physical cash in hand by the regular verification of actual cash in hand with the balance shown by the cash book and the possibility of defalcation is reduced टू द मिनिमम। मतलब इससे क्या होता है कि कैश बुक जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग जो कैश इन हैंड का बैलेंस शो करेगा उससे हम एक्चुअल कैश जो फिजिकल कैश है हमारे फर्म के ड्रॉल में उसको भी मैच करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपका हो गया कैश बुक बनाने के एडवांटेज। आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। डन। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट ऑफ कि अब हमें क्या बात करना है, टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने तरह के होते हैं। तो कैश बुक में भी ऑफ 4 टाइप्स। कैश बुक 4 तरह के हो सकते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक या 1 कॉलम कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन ओनली। बच्चे सिंगल कॉलम में केवल हम लोग कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में। डबल कॉलम कैश बुक दूसरा होता है। डबल कॉलम कैश बुक 3 तरह के होते हैं जिसमें 2 कॉलम होता है अमाउंट का, एक होता है कैश और डिस्काउंट का कॉलम, दूसरा होता है बैंक एंड डिस्काउंट का, और तीसरा होता है कैश एंड बैंक का। हमें जो पढ़ना है डबल कॉलम कैश बुक में वो ये वाला पढ़ना है,
कैश एंड बैंक कॉलम का। एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 3 कॉलम होंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। और एक होता है पेटी कैश बुक जिसमें हम लोग स्मॉल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? स्मॉल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ओवरऑल कैश बुक 4 तरह के होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। ये कैश बुक 4 तरह के होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? डन? ओके। चलिए अब आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम देख लीजिए। सिंगल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट क्या क्या होते हैं बच्चे? सबसे पहले एक कॉलम रहेगा डेट का, देन पर्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर, देन एलएफ, देन अमाउंट। फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और ये राइट साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में आपको रिसिप्ट साइड कहते हैं। जो भी पैसा आएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां से इधर की बात करें तो ये हमारा यहां से यहां तक ये रिसिप्ट साइड है। कोई भी पैसा आएगा तो जिस डेट को आया वो डेट, जिस रीजन से आएगा टू लगा के वो रीजन लिखिएगा, फिर वाउचर नंबर लिखिएगा, फिर उसके बाद एलएफ, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ठीक है, तो डेबिट साइड जो है वो रिसिप्ट साइड है और क्रेडिट साइड वो पेमेंट साइड है। फिर क्या करिएगा, मंथ के एंड में बैलेंसिंग करिएगा, बैलेंस सीडी, फिर यहाँ बीडी करिएगा। ठीक है, तो इस तरह सिंगल कॉलम कैश बुक में 10 कॉलम होते हैं। सिंगल कहने का मतलब ये है कि अमाउंट का एक साइड में एक कॉलम होता है, ये अमाउंट कैश की बात करेगा। अगर यही डबल कॉलम होता तो यहाँ पे अमाउंट का 2 कॉलम हो जाता, कैश और बैंक। डबल कॉलम में अमाउंट के 2 कॉलम होते, सिंगल कॉलम में अमाउंट के 1 कॉलम होते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगल कॉलम का फॉर्मेट है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। इसके बाद है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी सिंगल कॉलम कैश बुक। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में इसको एंटर करिए। तो चलिए हम सब बनाते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करिएगा। चलिए हम सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। लिखिए, सबसे पहले यहां पे लिखिए कैश बुक, ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंगल कॉलम। सबसे पहले एक कॉलम रहेगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ठीक है, ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट रहेगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट को मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए। सबसे पहले यहां पे एक कॉलम रहेगा डेट का, देन पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, देन वाउचर नंबर। देन वाउचर नंबर, फिर एलएफ, फिर अमाउंट, फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ये लेफ्ट साइड जो हो जाएगा बच्चे वो डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड। ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। अब समझो, जैसे ये यहां से इधर जो है ये रिसिप्ट साइड है। कोई भी पैसा आएगा तो इधर ही रिकॉर्ड करिएगा। जिस डेट को आएगा वो डेट, जिस रीजन से आएगा टू लगा के रीजन, जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट।
फिर कोई भी पैसा जाएगा जिस डेट को वो डेट यहाँ पे, जिस रीजन से जाएगा बाय लगा के रीजन, और जितना अमाउंट जाएगा तो ये पेमेंट साइड है। ठीक है, आएगा पैसा तो डेबिट में और जाएगा तो क्रेडिट में। मतलब कैश बुक जो है ये कैश अकाउंट के नेचर पे है, और कैश का अकाउंट किस नेचर का होता है? रियल अकाउंट नेचर का। तो कैश बुक रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा। रियल अकाउंट के रूल क्या होते हैं डेबिट क्रेडिट के? कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आएगा तो डेबिट में और जाएगा तो क्रेडिट में। याद रखना, पैसा आएगा तो डेबिट में और जाएगा तो क्रेडिट में। रूल फॉलो करता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए उसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसी रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सही बच्चे मेरे साथ साथ रिकॉर्डिंग करिएगा ताकि समझ पाएंगे। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है मार्च 1 कमेंस बिजनेस विथ कैश 20,000। कमेंस बिजनेस विथ कैश 20,000 मतलब बिजनेस कैश से शुरू किया गया 20,000 रुपया 1 मार्च को 2023 में। अब बताओ इस ट्रांजैक्शन से बस मुझे इतना बताओ कि बिजनेस कैश से शुरू करेंगे तो फर्म में पैसा आएगा कि जाएगा? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस में पैसा आया कि गया? क्योंकि सर आया ना पैसा। ओके, तो पैसा आएगा तो किधर लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। 2023 है, 2023 यहां पे लिख दिए। 1 मार्च का ट्रांजैक्शन है, 1 मार्च लिख दिए। अब पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20,000। ओके, तो जितना आ रहा है वो अमाउंट कॉलम में यहां पे आप लिख दीजिए 20,000। किस रीजन से आया है? तो वो टू लगा के वो रीजन लिखिएगा कैपिटल इन्वेस्ट करने की वजह से। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। या तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अच्छा इस जो ट्रांजैक्शन है इसका एंट्री क्या होगा? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश डेबिट है तो इट मींस ये ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और टू लगा के जो चीज जर्नल के क्रेडिट में लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। तो जर्नल क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट। या ऐसे सोचो, चाहे पैसा आया तो डेबिट में, टू लगा के किस वजह से आया है? कैपिटल की वजह से। कैपिटल यहां पे लिख दिए। ठीक है, कैपिटल लगाने की वजह से आया है 20,000 रुपया। ठीक है, अभी देखते जाओ, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। दूसरा, बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश में खरीदे। बताओ पैसा आया कि गया? कहोगे सर पैसा गया है गुड्स कैश में खरीदने से। कितना गया है? 5,000 रुपया गया है। तो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में लिख दिए 5,000 रुपया। कितने तारीख को गया है? 2 मार्च को। 2 मार्च को गुड्स खरीदने की वजह से पैसा गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मार्च। गुड्स खरीदने की वजह से पैसा गया है तो गुड्स खरीद रहे हैं, क्रेडिट में बाय लगा के गुड्स खरीदते हैं, क्या लिखते हैं उसको? परचेजेज अकाउंट। क्या लिखते हैं? परचेजेज। अब सोचो जरा कि अगर इस ट्रांजैक्शन का आप जर्नल एंट्री करते तो क्या करते? गुड्स खरीदे, जर्नल एंट्री क्या करते? जर्नल एंट्री करते परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते ना, परचेजेज डेबिट टू कैश। या सोचो कि परचेजेज डेबिट टू कैश मतलब जनरल में कैश क्रेडिट है, इट मींस ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, और बाय लगा के जो चीज जनरल के डेबिट में है वो लिख दो परचेजेज। मीन्स इट इंडिकेट द रीजन फॉर आउटफ्लो ऑफ कैश, कि पैसा गया है परचेज की वजह से। ये इंडिकेट करता है रीजन ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश, की कैपिटल की वजह से आया है। मतलब आया पैसा तो डेबिट में लिखाएगा, और क्यों आया वो रीजन यहां पर लिखाएगा। पैसा गया तो क्रेडिट में लिखाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्यों गया वो रीजन यहां पे लिखाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स कैश में बेचे 4,000 का। आप बताओ जी, गुड्स कैश में बेचोगे पैसा आएगा कि जाएगा? कहोगे सर आएगा। गुड्स कैश में बेच रहे हैं, पैसा आएगा। 5 मार्च को गुड्स आप कैश में बेच रहे हैं तो पैसा आएगा। पैसा आता है तो क्या लिखते हैं? किस लिए आ रहा है? गुड्स बेचने की वजह से। गुड्स बेचते हैं उसको सेल्स बोलते हैं। अगर आप इसका जर्नल एंट्री करते ना तो भी क्या होता? गुड्स बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता। कैश डेबिट है, इट मींस ये ट्रांजैक्शन डेबिट में आएगा। और जो क्रेडिट में लिखा हुआ है जनरल के, सेल्स लिखा है ना, वो सेल्स यहां पे लीजिए कि रीजन हुआ कि सेल की वजह से पैसा आया है। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। रवि से गुड्स उधार में खरीदे 10,000 के। इसका अगर जर्नल एंट्री करोगे तो क्या होगा? रवि से जो उधार में खरीदे, रवि से गुड्स खरीदे तो एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि। आप देखो इस एंट्री में ना कैश आया है ना कैश गया है, ना कैश आया है ना कैश गया है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें ना कैश आया हो ना कैश गया हो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सवाल है सर क्या करेंगे? रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको छोड़ दीजिए, ये ट्रांजैक्शन यहां नहीं जाएगा। क्योंकि
क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें ना पैसा आया है ना पैसा गया है, ठीक ना, ये वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, पेड टू रवि, रवि को पे किए, हाँ रवि को पे किए तो पैसा गया है, रवि को पे किए तो पैसा गया है 7000, वो 7000 आप यहां पे लिखिए। 13 मार्च को आप रवि को पे किए हैं, जब रवि को पे किए तो यहां पे लिख दीजिए बाय रवि। अगर आप जनरल एंट्री सोचोगे तो क्या होगा, रवि को पे किए तो रवि डेबिट टू कैश, रवि डेबिट टू कैश, कैश जनरल में क्रेडिट है, इट मींस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और डेबिट में क्या लिखा है रवि, तो वो डेबिट वाला नाम यहां पे लिख दिया रवि। नेक्स्ट, कैश सेल्स 8000, कैश सेल का मतलब होता है गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश सेल का मतलब होता है गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स कैश में बेचे, तो गुड्स कैश में बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा। कितने में बेचे गुड्स कैश में, 8000 में बेचे हैं, तो गुड्स बेचे हैं तो पैसा आया, यहां पे टू सेल्स अकाउंट लिखाएगा, गुड्स बेचते हैं सेल्स बोलते हैं, और 15 मार्च को सेल कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स बेच रहे हैं पैसा आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6000, फर्नीचर कैश में खरीदे हैं 6000 का, यहां पे पैसा क्या हुआ है, गया है, 6000 रुपीज गया है, क्यों गया है, फर्नीचर खरीदने की वजह से, तो यहां पे लिख देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, जिस रीजन से पैसा जा रहा है वो रीजन यहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, पेड वेजेज, वेजेज पे किए वर्कर को 380 रुपया, बताओ वेजेज पे करेंगे तो पैसा जाएगा कि आएगा, क्योंकि सर वेजेज पे करेंगे तो पैसा जाएगा, बाय वेजेज अकाउंट, कितना किस तारीख को पे किए थे, 20 तारीख को पे किए थे, 20 मार्च को, बाय वेजेज अकाउंट, ठीक है, जिस रीजन से पैसा जा रहा है वो क्रेडिट में, जिस रीजन से आ रहा है डेबिट, डेबिट रिसिप्ट साइड, क्रेडिट पेमेंट साइड, रूल फॉलो करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आएगा तो डेबिट, आ जाएगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट, पेड रेंट, रेंट पे किए 400, बताओ बच्चे रेंट पे करोगे तो आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, तो कहोगे सर रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस है, पैसा जा रहा है, 400 रुपया यहां लिख दीजिए और लिख दीजिए बाय रेंट अकाउंट, किस 24 मार्च को पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, रिसीव कमीशन 600, बताओ कमीशन रिसीव करोगे पैसा आया कि गया, कहोगे सर पैसा आया, कमीशन रिसीव किए तो पैसा आया 600, आएगा डेबिट में लिखाएगा टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन रिसीव अकाउंट, 600 रुपया आया कमीशन की वजह से। नेक्स्ट क्या है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1000, पर्सनल यूज के लिए 1000 विड्रॉ किया गया है, तो आपका पैसा गया है बिजनेस से, 28 मार्च को पर्सनल यूज में आपने विड्रॉ किया, पर्सनल यूज में विड्रॉ करते हैं क्या वर्ड लिखते हैं, ड्रॉइंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग, पर्सनल यूज वाले में 1000 आपने पर्सनल यूज में विड्रॉ किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पेड सैलरी 900, सैलरी 900 रुपया पे किए, तो सैलरी पे किए तो पैसा गया क्रेडिट में, मंथ के लास्ट में 31 मार्च को सैलरी दिए हो, बाय सैलरी अकाउंट। अब हमने देखो सारे एंट्री जो भी थे लास्ट तक मैंने उसको सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि जिस ट्रांजैक्शन से पैसा आया है, तो पैसा आया है जिस डेट को आया है पैसा, वो डेट यहाँ, जिस रीजन से आया टू लगा के मैंने वो रीजन लिखा, मतलब कि पैसा आया तो कैश तो डेबिट हुआ होगा जनरल में, जो चीज जनरल में क्रेडिट हुआ होगा वो रीजन यहाँ पे लिख दिए, और जितना अमाउंट आया है वो अमाउंट यहाँ लिख दिए, जिस डेट को पैसा गया है बिजनेस से आउटफ्लो हुआ है कैश, वो डेट यहाँ पे, जिस रीजन से गया है वो बाय लगा के, वो रीजन बाय लगाना कंपलसरी है, ठीक है, और जितना अमाउंट गया है। याद रखना सिंपल कि कैश आया तो जनरल में कैश डेबिट रहा होगा, इट मींस वो ट्रांजैक्शन कैश बुक के डेबिट में आएगा, टू लगा के जो चीज जर्नल के क्रेडिट में लिखते हैं वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। जब कैश बिजनेस से जाता है इट मींस कैश जाता है जनरल में कैश क्रेडिट होगा, इट मींस वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में लिखाएगा, और जो चीज जनरल के डेबिट में लिखाता है वो रीजन यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो कैश बुक बन गया। अभी 80% कॉन्सेप्ट हो गया, 20% अब फाइनल करते हैं इसको। देखिए
कैसे फाइनल करना है बच्चे। ये जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड का लास्ट यहाँ पे है और क्रेडिट साइड के ट्रांजेक्शन का लास्ट यहाँ पे, तो दोनों में जो सबसे नीचे हो उस लेवल पे एक लाइन ड्रॉ करिएगा, सेम लेवल पे एक साथ अमाउंट कॉलम में एक लेवल पे लाइन ड्रॉ कर दिए। ये रिसिप्ट साइड है, यहाँ पे लिखिए टोटल रिसिप्ट, क्या लिखिए टोटल रिसिप्ट, कुल कितना पैसा आया है टोटल रिसिप्ट। और ये पेमेंट साइड है, यहाँ पे लिखिए टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट्स। अब सुनो बच्चे, होता क्या है, कुछ बच्चे कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं और कैलकुलेटर का यूज करके या मोबाइल फोन का यूज करके आप टोटलिंग कर लेते हो फटाफट। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आप खुद से हैबिट डेवलप करिए, क्योंकि आपको जब एनुअल एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में जब आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो क्यों आप अपने आप को कैलकुलेटर पे डिपेंड कर रहे हो। आज तो आप कर लोगे लेकिन एग्जाम टाइम में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा ना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेशन खुद से स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो बेचने के लिए नहीं दिया है, दिमाग यूज करने के लिए दिया है, और दिमाग है तो यूज करिए, खुद से कैलकुलेट करना शुरू करिए। इससे आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा और एग्जाम में भी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इसलिए सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, कैलकुलेशन खुद से करिएगा, ठीक ना। ये मेरा सजेशन है, बाकी डिसीजन आप जो ले सकते हो ले लो। चलिए मैं तो खुद से करके आपको सिखाता हूं और सजेस्ट भी करूंगा खुद से करने को। चलिए कैसे टोटलिंग करना है देखते हैं। ऐसे देखो, यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो यहां पे सम 0 आया। सेकेंड प्लेस पे क्या है 0, थर्ड प्लेस पे क्या है 6, फोर्थ प्लेस पे क्या है 8, 4 और 8 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 कैरी 3, 32,600 आया इधर का टोटलिंग। इधर देखते हैं कितना है। यूनिट प्लेस पे क्या है 0, सेकेंड प्लेस पे क्या है 8, थर्ड प्लेस पे क्या है 3, 4, 7, 9, 7, 16 का 6 कैरी 1, कैरी 1, उसके 5, 7, 5, 12, 12, 12, 12, 6, 18 और 19 और एक कैरी 20, 20,680, 20,680। ये मैंने क्या किया, अच्छा रफ में अलग भी मत लिखना दोबारा इसको ऐड करने के लिए, पहली बार में ही क्यों ना साफ साफ लिखो कि टोटलिंग इजी रहे। दोबारा लिखोगे टाइम किल होगा ना बच्चे, इसलिए पहली बार में ही साफ साफ लिखो ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सके और समय आप सेव कर सको एग्जाम में, ताकि किसी दूसरे क्वेश्चन में जिसमें टाइम ज्यादा लगे उस पर टाइम अपना बचा के दे सकते हो। तो ऐसे लिख दिए टोटल रिसिप्ट टोटल पेमेंट, ठीक है। अब क्या करना है, बैलेंसिंग करना है कि मंथ के एंड में हमारे पास कितना बैलेंस बचा है। तो वो काम किधर करेंगे, वो काम देखो, एक बात सुन लो, हमेशा रिसिप्ट साइड सिंगल कॉलम कैश बुक का ज्यादा रहेगा। मतलब कि चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक में तो हमेशा रिसिप्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेमेंट, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे पास जितना कैश आया उससे ज्यादा चला गया। अरे जो जाएगा वो आया हुआ में से ही तो जाएगा, तो कभी भी ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि रिसिप्ट से ज्यादा पेमेंट हो जाए, नेवर। हाँ, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया सर मान लीजिए लोन ले लिए, तो लोन आप लिए भी तो पहले रिसिप्ट में पैसा आया, आप फिर ना जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर मान लीजिए पहले से है पैसा, तो अगर कभी आपके पास पहले से पैसा रहेगा उसको भी ओपनिंग बैलेंस के तौर पे डेबिट में टू बैलेंस बीडी लिखिएगा, वो भी रिसिप्ट साइड में ही कंसीडर होगा। जैसे मान लो पिछले महीने का क्लोजिंग आपके पास अगर 1 तारीख को है ओपनिंग के तौर पे, उसको भी डेबिट में टू बैलेंस बीडी लिखिएगा सबसे पहले, तो वो भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस के तौर पे ही रहेगा रिसिप्ट साइड में, तो भी पेमेंट इसी से जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा रिसिप्ट कॉलम ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू पेमेंट कैश सिंगल कॉलम में। डबल कॉलम कैश बुक में कैश के कॉलम का रिसिप्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेमेंट, बट बैंक कॉलम में भी पॉसिबिलिटीज है कि रिसिप्ट भी ज्यादा हो सकता है, पेमेंट भी। सवाल मन में आएगा सर बैंक में कैसे पॉसिबल है कि हमारे रिसिप्ट ज्यादा पेमेंट हो जाए, तो आपके दिमाग में एक वर्ड क्लिक कर रहा होगा, कौन सा, बैंक ओवरड्राफ्ट, कि जितना बैंक में पैसा आता है उससे ज्यादा पेमेंट पॉसिबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट करके हमारे खाता का बैलेंस माइनस में चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग इस साइड में करते हैं, तो बाई बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। ये बैलेंस अगले महीने कैरी किया जाता है, जनरली जो महीना चल रहा है उस महीने के आखिरी में करोगे। मार्च चल रहा है, मार्च का आखिरी 31 मार्च होता है, तो महीने के आखिरी डेट को बाय बैलेंस सीडी करोगे। अब देखो इस लाइन में तो रिसिप्ट और पेमेंट लिखा हुआ है, एक उसके बाद लाइन में हम बैलेंसिंग किए हैं, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक लाइन छोड़ के ये टोटलिंग यहाँ पे लिख दीजिए 32,600 और डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यही टोटलिंग, जैसे ये वाला टोटलिंग यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हमने यहाँ पे लिखा, यही टोटलिंग को आप इधर ले आओ, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ नीचे 32,600
लिख दीजिए। मतलब रिसिप्ट का टोटलिंग हमने यहाँ लिखा, इसी को हमने यहाँ पे लिखा। इसमें से, इस रिसिप्ट में से इस पेमेंट को माइनस करके जो बचेगा वो यहाँ पे लिखिएगा। आप सर्किल ड्रॉ नहीं करिएगा, हम आपके समझाने के लिए सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे लिखिएगा। तो सुनो बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस करने के दौरान ऐसे लिखते हैं, ये 32,600 जो है, 32,600, इसको रफ में यहाँ पे वर्किंग नोट में कर रहा हूँ, रफ में ऐसे लिखते हैं। फिर 20,680, उसमें से क्या करते हैं, 20,680 माइनस करते हैं, और फिर घटा के जो आएगा तब लिखेंगे। बच्चे जरा सोचो, ये काम माइनस करने वाला काम जब रफ में आप दोबारा लिख रहे हो तो ये आपका टाइम किल कर रहा है। इसको नहीं करना है, इस प्रोसेस को आप भूल जाओ, इस प्रोसेस को आप भूल जाओ, ठीक है। तो सर भूल जाने के बाद क्या करें, फिर बताइए आप नया तरीका। चलिए हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करिएगा, ठीक ना। देखिए बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो आपको हम सिखाते हैं और उसी को आप फॉलो करिएगा। देखिए आपने बचपन में ऐसे सीखा था कि 4 में कितना जोड़े तो 9 हो जाए, याद आया? तो आप कहते थे हाँ सर 5 जोड़ेंगे 9 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में गए होंगे तो अब सीखे होंगे, नेक्स्ट क्लास में गए होंगे तो फिर सीखे होंगे 3 में कितना जोड़े कि 7 9 हो जाए। तो कहोगे सर यहाँ 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो गया और यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। यही प्रोसेस सेम हम अभी आपको सिखाएंगे और यहीं पे सिखाएंगे, और हर क्वेश्चन में मेरे उसी अंदाज के कॉन्सेप्ट को फॉलो करिएगा, क्योंकि 12th में सारा कैलकुलेशन इसी तरीके का है। तो अभी से फॉलो करोगे ना तो आपको 12th में जाते जाते तक कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इधर देखो सर, बच्चे का ध्यान इधर होना चाहिए। ये 0 है, क्या कहता है, इसमें से इसको घटाना था, तो आप रफ में ना लिखना, सोचो कि इसमें कितना जोड़े कि ये आ जाए। ऐसे 0 में कितना जोड़े कि यूनिट प्लेस पे 0 आए, तो कहोगे सर 0 में कितना जोड़े कि 0 आ जाए, तो कहोगे सर 0। 8 में कितना जोड़े, कितना ऐड करे कि 8 के बाद के यूनिट प्लेस पे जो आए वो 0 आए, क्योंकि सर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 हो गया, कैरी 1। 6 था और एक कैरी 7। 7 में कितना जोड़े कि 7 के बाद के यूनिट प्लेस पे 6 आए, तो 7 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 का 6, कैरी 1। यहाँ 1 कैरी हो गया। 1 में कितना जोड़े कि नीचे 2 आ जाए, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 में कितना जोड़े कि 3 आ जाए, तो 1, मतलब कि आपका आंसर आ गया कि 11,920, ये सीडी आ गया। इस महीने का सीडी अगले महीने के 1 तारीख को बन जाएगा बीडी। आपको ये एरो ड्रॉ नहीं करना है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। मार्च के बाद आएगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ये सीडी जो है 1 अप्रैल को बन जाएगा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। कितना है ओपनिंग बैलेंस, 11,920। ये ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ में बन गया। इस तरह से आपका सिंगल कॉलम कैश बुक जो है कंप्लीट हो गया। और सुनो, अब अगले महीने अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस मार्च वाला आ गया, फिर अप्रैल में जो भी ट्रांजैक्शन आएगा, जिस भी ट्रांजैक्शन से पैसा आएगा वो सारा अब यहाँ पे रिसिप्ट में, जो भी पेमेंट होगा पेमेंट में, फिर लास्ट में टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, फिर बैलेंसिंग करेंगे। यही प्रोसेस चलता है। ये सिंगल कॉलम कैश बुक बताओ, समझ में अच्छे से आ गया? अगर आ गया और लाइक नहीं किया हो, दमदार लाइक करो सबसे पहले, ठीक है, ओके। और सुनो, ये हो गया। अब क्या करना, आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए एक बात याद रखना कि पैसा आएगा तो डेबिट, आ जाएगा तो क्रेडिट। मतलब रूल डेबिट रिसिप्ट क्रेडिट पेमेंट, डेबिट रिसिप्ट क्रेडिट पेमेंट, कि रिसिप्ट पैसा आएगा तो डेबिट में, पेमेंट होगा तो क्रेडिट में। तो सभी बच्चे कमेंट में लिखिएगा डेबिट रिसिप्ट क्रेडिट पेमेंट, डेबिट रिसिप्ट क्रेडिट पेमेंट। 5 बार सभी बच्चे कमेंट में ये बात लिखिए तो आपका याद हो जाएगा। आपको सभी बच्चे कमेंट में लिखिएगा डेबिट रिसिप्ट क्रेडिट पेमेंट, डेबिट रिसिप्ट क्रेडिट पेमेंट। ये बात 5 बार सभी बच्चे कमेंट में करिएगा। चलिए आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। डन, ओके। अब अगर ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, बच्चे आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में है। आप वाराणसी आएंगे, लंका पे आएंगे, लंका पे रविदास गेट है, बीएचयू के नजदीक रविदास गेट पे आइएगा, गेट के अंदर एंट्री लीजिएगा, 100 मीटर बाद लंका थाना है लेफ्ट में, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है गुडविल एडुकेयर का। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर का एग्जैक्ट एड्रेस आ जाएगा। और
इसके साथ साथ कोई बच्चे अगर हमारे 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारे यहाँ CUET का भी प्रिपरेशन होता है। CUET में BCom और MCom एंट्रेंस के कोर्सेज का हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चे को भी ज्वाइन करना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे हमारे यहाँ एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का। जिन बच्चे को भी 11th एंड 12th कॉमर्स का क्लासेस करना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो ऑनलाइन कोर्स हमारे फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे रहते हैं और हमारे पेड लेक्चर गुडविल एडुकेट के ऐप पे रहते हैं। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पे आपको पेड कोर्सेज मिल जाएगा। स्टोर सेक्शन से आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे हमारे यहाँ CUET में BCom कोर्सेज के लिए अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चे को भी CUET BCom में एडमिशन लेना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। जिन बच्चे का एम रहता है कि हमको BHU में पढ़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ड्यूक के SRCC में पढ़ना है, तो इन बच्चों को सपने को साकार करने के लिए हमारे यहाँ CUET BCom का नया बैच अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखें सीट लिमिटेड है, जितना जल्दी आएंगे उतना बेटर रहेगा, आपको सीट मिल जाएगा। क्योंकि कई बार हमारे यहाँ सीट फुल होने की वजह से कई बच्चों को हमें वापस करना पड़ता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन ले लीजिए। और अपने फ्रेंड्स को भी इस सेशन को शेयर करिए, लेक्चर को शेयर करिए, ताकि उन तक भी कॉमर्स का एक सिस्टमेटिक कंटेंट पहुंच सके। और आपका शेयरिंग मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। आप शेयर करोगे मुझे सपोर्ट मिलेगा, है ना, मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ बच्चे हमारे लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बच्चे के लिए और नए नए लेक्चर बना के क्या करूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा। और ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमारे लेक्चर को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दमदार लाइक के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, विल मीट अगेन, बाय बाय।